हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ लाइव आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, आप लोगों को हंसाने के लिए, हास्य कविताएं सुनाने के लिए। देश के ओजधारा के प्रखर राष्ट्रीय कवि, ख्याति प्राप्त कवि, आदरणीय कवि प्रदीप जी पंवार सर की बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत पहल टोंक के सितारे कार्यक्रम के माध्यम से मैं कवि प्रदीप पंवार पेज पर सूरत अजनबी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जो लोग इस वक्त लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं उन सबका अभिनंदन, स्वागत। कृपया जल्दी जल्दी जुड़े और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, कुछ कमी हो तो आप अवश्य मुझे बताएं। उसके बाद में आज की शाम को और सुंदर और हास्यमय करते हैं दोस्तों जी। जो लोग जुड़ चुके हैं उनसे मेरा आग्रह है, कृपया मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोग मुझे बताएं और आप जुड़ जाएं, क्योंकि आज की शाम हंसने हंसाने और उल्लास भरी होने वाली है दोस्तों। दो व्यक्ति इस वक्त जुड़ चुके हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं उनसे मेरा आग्रह है, कृपया कमेंट्स में आकर के मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं इस वक्त उपस्थित हूं कवि प्रदीप पंवार पेज पर टोंक के सितारे कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को हंसाने के लिए, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। एक बार आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या कुछ कमी है। उसके बाद मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जो इस वक्त जुड़ रहे हैं उनका भी आभार। कवि प्रदीप जी पंवार सर आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है ठीक ढंग से? एक बार आप मुझे कमेंट्स करके बता दें। उसके बाद मैं इस शाम को और बढ़िया करने की कोशिश करता हूं टोंक के सितारे कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों, क्योंकि मैं मुरझाए फूलों को महकाने आया हूं। क्योंकि मैं मुरझाए फूलों को महकाने आया हूं, उदासी पर इनके मेरे तीर चलाने आया हूं। खुद रोता हूं चाहे कितना भी, पर आज आप सबको हंसाने आया हूं, आप सबको हंसाने आया हूं। तो जुड़ जाइए सर, आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। टोंक के सितारे सूरत जी जी सर, सब आपका आशीर्वाद है, धन्यवाद सर। तो लीजिए दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। जीवन में हर आदमी को अपने कॉन्फिडेंस से काम करना चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं भी कॉन्फिडेंस से काम करता हूं, लेकिन कई बार भाई साहब मेरा कॉन्फिडेंस मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरा कॉन्फिडेंस मेरे लिए कैसे मुसीबतें खड़ी करता है। आपको विश्वास नहीं होगा, अभी थोड़े दिन पहले मेरे गाँव में नई शोले फिल्म की शूटिंग करने वाले आए। नई शोले फिल्म की शूटिंग करने वाले आए तो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में मैंने भी ऑडिशन दिया। ऑडिशन देते ही उन्होंने मुझे धर्मेंद्र के लिए सेलेक्ट किया। जोश जोश में, कॉन्फिडेंस में मैंने भी ऑडिशन दिया। ऑडिशन देते ही उन्होंने मुझे धर्मेंद्र के लिए सेलेक्ट किया। पर भगवान कसम, गब्बर सिंह ने मेरे हाथ पैर नहीं बांधे, मुझे सिर्फ इतना सा झटका दिया, कपड़े टांगने वाले हैंगर पे लटका दिया। मुझे सिर्फ इतना सा झटका दिया, कपड़े टांगने वाले हैंगर पे लटका दिया। फिर गब्बर सिंह ने मेरे यहां पिस्तौल लगाकर मुझसे कहा, बोल बसंती, मत नाच इन कुत्तों के सामने। तो भाई साहब मैं तो उसकी तेज आवाज से डर गया। तो मैंने भी ऐसा ही कहा कि बसंती बहना सामने। मैंने मैंने भी ऐसा ही कहा, बसंती बहना मत नाच इन कुत्तों के सामने। तो बसंती नाटक करने लग गई, बोली नहीं नहीं मैं तो नाचूंगी, बहुत दिनों बाद तो डीजे आया है। इसलिए दोस्तों कॉन्फिडेंस, कई बार मेरा कॉन्फिडेंस मेरे लिए संकट में हो जाता है। जुड़ जाइए आप लोग। भरत नरूका जी, यस। नवल धावई जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टोंक के सितारे कार्यक्रम के इस पहले एपिसोड में। मैं सूरत अजनबी आप सबको प्रणाम करता हूं और आइए इस शाम को और सुहानी करते हैं, आनंद में। इसलिए आदमी को कॉन्फिडेंस से काम लेना चाहिए, सलाह माननी चाहिए। मैं भी दूसरों को सलाह देता हूँ भाई साहब। कई बार क्या होता है कि सलाहें, किसकी सलाह किस पे भारी पड़ जाए ये पता नहीं चलता है। अभी परसों के दिन मेरा एक पड़ोसी सुबह सुबह आकर बोला, सूरत भाई आपकी मोटरसाइकिल लेकर चलो, मुझे गेहूं पिसवाने चलना है। मैंने कहा रे तू किसी और की मोटरसाइकिल ले जा। कि नहीं नहीं आपकी मोटरसाइकिल लेकर चलो। मैंने कहा रे तू किसी और की मोटरसाइकिल ले जा। कि नहीं नहीं आपकी लेकर चलो। भाई साहब मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली, उसने अपने गेहूं का कट्टा निकाला, मैं मोटरसाइकिल पर बैठा, उसने गेहूं का कट्टा रखा और बैठकर मुझसे बोला, सूरज जी दौड़ाओ। मैंने कहा भाई साहब पहले नीचे उतरकर धक्का तो लगाओ। बैठकर बोला सूरज जी दौड़ाओ। मैंने कहा नीचे उतरकर पहले धक्का तो लगाओ। भाई साहब उसने धक्का लगाया पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई।
भाई साहब उसने धक्का लगाया पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, उसने फिर जोर से धक्का लगाया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अंत में उसने पूरा जोर लगाकर धक्का लगाया और गाड़ी स्टार्ट, परंतु गाड़ी स्टार्ट होते ही उसकी खोपड़ी गच्चा खा गई, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होते ही चक्की आ गई। परंतु गाड़ी स्टार्ट होती ही इसकी खोपड़ी गच्चा खा गई, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होती ही उसकी चक्की आ गई। चक्की आते ही मैंने कहा भाई साहब गाड़ी बंद कर दूं? मैंने कहा भाई साहब गाड़ी बंद कर दूं जब तक आपके गेहूं पिसेंगे? वो हाथ जोड़कर बोला भाई साहब लेकिन वापिस इधर से नहीं चलेंगे, लेकिन वापिस इधर से नहीं चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नवल दवाई जी, वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसलिए आदमी को सलाह माननी चाहिए, क्या पता कौन सी सलाह अपने काम की हो जाए। भाई साहब अभी थोड़े दिन पहले मेरे गांव में एक बहुत बड़े सेठ जी की बच्ची की शादी थी, बहुत बड़े सेठ जी की बच्ची की शादी थी। तो भाई साहब उन्होंने मुंबई से केटरिंग वालों को बुलवाया, उन्होंने मुंबई से केटरिंग वालों को बुलवाया, एक से बढ़कर एक खाने का सामान बनवाया, किंतु हमारे सिंगल इनविटेशन भिजवाया। अब पिताजी बोले मैं जिम ने जाऊं, मम्मी बोले मैं जिम ने जाऊं, बहन बोले मैं जिम ने जाऊं। मैंने कहा लड़ो मत, आप लोग मेरी ये सलाह अपनाओ, एक एक जाकर जिम आओ। मैंने कहा लड़ो मत, आप मेरी ये सलाह अपनाओ, एक एक जाकर जिम आओ। इसलिए आदमी को सलाह माननी चाहिए मेरे दोस्तों। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इस देश के अंदर जो इस लॉकडाउन में सलाह मानने से बिल्कुल परहेज कर रहे हैं, और उनकी वजह से कैसी कैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है। मैं आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करता हूं, आप आनंद और मस्ती के साथ सुनना। और एक बात मैं आप लोगों से शुरू में कहना चाहता हूं, मेरी कोई बात अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करते चलें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम से जुड़ सके और अधिक से अधिक लोग मेरी कविताओं का आनंद ले सके। मिट्टू मिठास जी चेन्नई से जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है टोंक के सितारे कार्यक्रम में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से कैसी कैसी स्थितियां इस लॉकडाउन में हो रही है। मैं आप लोगों को कविता सुनाता हूं, आप आनंद और मस्ती के साथ सुनना। कि एक बाइक से चार दोस्त, एक बाइक से चार दोस्त दारू पीने निकले एक साथ, दारू पीने से पहले ही लग गए पुलिस वालों के हाथ। एक बाइक से चार दोस्त दारू पीने निकले एक साथ, दारू पीने से पहले ही लग गए पुलिस वालों के हाथ। एसपी साहब को देखकर एक की तो पीने से पहले ही उतर गई, एसपी साहब को देखकर एक की तो पीने से पहले ही उतर गई। दूसरा बोला साहब हरिद्वार जा रहे हैं, मेरी दादी सिधर गई। दूसरा बोला साहब हरिद्वार जा रहे हैं, मेरी दादी सिधर गई। तीसरा बोला जाने दो साहब दुख की घड़ी है, जाने दो साहब दुख की घड़ी है, आप चाहे तो डिक्की चेक कर लो दादी की अस्थियां भी पड़ी है। एसपी साहब बोले फालतू के मत बनाओ बहाने, एसपी साहब बोले फालतू के मत बनाओ बहाने, सीधे सीधे चलते हो कि नहीं चलते हो थाने। एसपी साहब बोले फालतू के मत बनाओ बहाने, सीधे सीधे चलते हो कि नहीं चलते हो थाने। तुम चारों के चारों लॉकडाउन तोड़ने के अपराधी, तुम चारों के चारों लॉकडाउन तोड़ने के अपराधी। इतने में तो चौथे लड़के में आ गई वो दादी, तुम चारों के चारों लॉकडाउन तोड़ने के अपराधी। इतने में तो चौथे लड़के में आ गई वो दादी, वो दादी, वो दादी जो आज तक भी मरी नहीं, वो दादी जो आज तक भी मरी नहीं। उसने आकर एसपी साहब को ये बात कही, हे प्यारे, हे प्यारे बच्चों का मत रोको द्वार, इनको अविलंब जाने दो हरिद्वार, इसी में है तुम्हारा उद्धार, वरना वरना श्राप दे देगी मेरी जबान। इतना सुनते ही एसपी साहब ने पकड़ा उसका कान, वरना वरना श्राप दे देगी मेरी जबान। इतना सुनते एसपी साहब ने पकड़ा उसका कान और कहा आज तू ऐसी मार खाएगा, ऐसी मार खाएगा, अभी लट पड़ते तेरी दादी दादा सब भाग जाएगा। आज तू ऐसी मार खाएगा, अभी लट पड़ते तेरी दादी दादा सब भाग जाएगा। ये सुनते ही चारों एसपी साहब के पैर दबाने लगे, ये सुनते ही चारों एसपी साहब के पैर दबाने लगे, किंतु सबके सब साहब को बहाने लगे, क्योंकि एसपी साहब बहुत करंट थे, क्योंकि एसपी साहब बहुत करंट थे, बिल्कुल बिजली का एक करंट थे। उन्होंने उनकी डिक्की चेक करवा कर ही मानी। डिक्की को खोला तो भाई साहब अस्थियों की जगह निकला दारू और पानी। उन्होंने उनकी डिक्की चेक करवा कर ही मानी, डिक्की को खोला तो भाई साहब अस्थियों की जगह निकला दारू और पानी। एसपी साहब बोले इस लॉकडाउन में भी तुम्हें सूझ रही है मस्तियां,
एसपी साहब बोले, तुम्हें इस लॉकडाउन में भी सूझ रही है मस्तियां, मुझे तो ये दादी की नहीं तुम चारों की लगती है अस्थियां। मुझे तो ये दादी की नहीं तुम चारों की लगती है अस्थियां। भाई साहब चारों के 10-15 तो लटकी चपत की, दारू पानी की बोतलों सहित उनकी गाड़ी जब्त की, 500 रुपए का चालान भी भरवाया, चारों को थाने ले जाके मुंडन करवाया और घर भेजते हुए कहा, नियम सबके लिए बना है, लॉकडाउन तोड़ना सख्त मना है। अगर आप जैसे लोग इस लॉकडाउन को तोड़ेंगे तो इस टूटते हुए देश को हम कैसे जोड़ेंगे, इस टूटते हुए देश को हम कैसे जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। निपुण भैया जुड़ गए हैं, प्रदीप जी सर के कमेंट्स आ रहे हैं, मुकेश गोगड़े जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अलका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मिट्टू भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी बात कोई ढंग की लग रही हो, अच्छी लग रही हो तो कृपया इस वीडियो को अभी शेयर करें अधिक से अधिक लोग, ताकि इस वीडियो को देख सकें, टोंक के सितारे कार्यक्रम से जुड़ सकें। आइए, इसलिए कहता हूं कि सलाह माननी चाहिए भाई साहब। कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती है कि समझ में नहीं आता है, तब मैं आप लोगों को एक कविता और सुनाना चाहता हूं। यह सब स्थितियां होती है पत्रकारों की वजह से, मीडिया वालों की वजह से। इस देश के सारे पत्रकार दोस्तों गलत नहीं है, सारे मीडिया चैनल वाले गलत नहीं है, लेकिन कुछ चैनल वाले, कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो सीन को संगीन बना देते हैं। उनकी वजह से देश में कैसी कैसी स्थितियां आ जाती है। मैं एक बिल्कुल शुद्ध हास्य कविता से आप लोगों को जोड़ना चाहता हूं, आप आनंद और मस्ती के साथ सुनना। आप बस सीन ध्यान में रखना और ये ध्यान रखना कि मैं क्या कर रहा हूं और चैनल वाले पत्रकार क्या करना चाह रहे हैं। आपको बहुत मजा आएगा। आनंद और इस मस्ती के साथ आइए, इस टोंक के सितारे कार्यक्रम की इस भव्य शाम को और भव्य करने की कोशिश करते हैं। आप सीन ध्यान में रखना दोस्तों। मम्मी जुड़ गई है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी। आप सीन ध्यान में रखना कि मैं क्या कर रहा हूं और पत्रकार क्या चाह रहा है। कि बतौर मिस्त्री मैं बहुत बड़ी टंकी पर लीकेज ठीक करने चढ़ा। बतौर मिस्त्री मैं बहुत बड़ी टंकी पर लीकेज ठीक करने चढ़ा। नीचे जा रहे पत्रकार ने सोचा खुदकुशी करने के लिए एक और बढ़ा। बतौर मिस्त्री बहुत बड़ी टंकी पर मैं लीकेज ठीक करने चढ़ा। नीचे जा रहे पत्रकार ने सोचा रे खुदकुशी करने के लिए एक और बढ़ा। भाई साहब मैं तो करना चाह रहा था रोजमर्रा का काम। भाई साहब मैं तो करना चाह रहा था रोजमर्रा का काम और पत्रकार चाह रहा था मेरा काम ही तमाम। मैं तो करना चाह रहा था रोजमर्रा का काम, पत्रकार चाह रहा था मेरा काम ही तमाम। मैं टंकी के लीकेज का करता निवारण, उससे पहले ही पूछने लगा वो मेरे मरने के कारण। मैं टंकी के लीकेज का करता निवारण, उससे पहले ही पूछने लगा मेरे मरने के कारण। क्या तू बेरोजगार है? क्या तू बेरोजगार है या तेरे ज्यादा ही उदार है? क्या तू बेरोजगार है या तेरे ज्यादा ही उदार है? शोले फिल्म का वीरू है क्या है? शोले फिल्म का वीरू है क्या? क्या तुझे भी वसंती का इंतजार है? मैंने कहा रे पत्रकार महोदय, आप तो मेरे मरने में भी ढूंढ रहे हो कमाई, किंतु ये तो बताओ मर कौन रहा है भाई? मैंने कहा पत्रकार महोदय, आप तो मेरे मरने में भी ढूंढ रहे हो कमाई, किंतु ये तो बताओ मर कौन रहा है भाई? इतने में तो 1 2 3 4 देखते ही देखते आ गए कई पत्रकार। फिर होने लगी मुझ पे बेतुके सवालों की बौछार। एक ने पूछा कैसे आया टंकी से कूदने का विचार? इतने में तो 1 2 3 4 देखते देखते आ गए कई पत्रकार। फिर होने लगी मुझ पे बेतुके सवालों की बौछार। एक ने पूछा कैसे आया टंकी से कूदने का विचार? दूसरा बोला क्यों मरने पर हो रहे हो उतारू, आज क्या ज्यादा ही पी लिए दारू? दूसरा बोला क्यों मरने पर हो रहे हो उतारू, आज क्या ज्यादा ही पी लिए दारू? तीसरा बोला अरे हर जाई, क्या तुझे छोड़ गई तेरी लुगाई? तीसरा बोला अरे हर जाई, क्या तुझे छोड़ गई तेरी लुगाई? एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो इतना आया फास्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो इतना आया फास्ट, आते ही करने लगा मेरा लाइव टेलीकास्ट। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो इतना आया फास्ट, आते ही करने लगा मेरा लाइव टेलीकास्ट। तरह तरह से करने लगा मुझे कवरेज, मैंने देखा रे मरने वाले की भी बना देते हैं ये इमेज। तरह तरह से करने लगा मुझे कवरेज, मैंने देखा रे मरने वाले की भी बना देते हैं ये इमेज। मैंने हाथ जोड़कर कहा,
मैंने हाथ जोड़कर कहा बेवजह मुझे मारने वाले यमदूतों, मैंने हाथ जोड़कर कहा बेवजह मुझे मारने वाले यमदूतों, मेरे परिवार की खुशियां उजाड़ने वाले भूतों, तुम तो वास्तव में ऐसे हो गए हो यार, तुम तो वास्तव में ऐसे हो गए हो यार, मैं बताता हूं तुम्हें तुम्हारे प्रकार, तुम महर्षि नारद के शिष्य। कविता मजा दे तो आप कमेंट्स करना दोस्तों, विशेष ध्यान आप लोगों का चाहता हूं कि तुम महर्षि नारद के शिष्य, मंत्रा के सपूत का उज्जवल भविष्य, धृतराष्ट्र के संजय भाई, कलयुग की काली कमाई, आमदनी के हिसाब से खबरें काटने वाली केची, पुलिस नेता अधिकारियों के बीच सेटिंग कराने वाली अटैची, खबरों को सनसनीखेज बनाने वाले पंच, किसी के भी चरित्र का पट्टा देने वाले सरपंच, तीज त्योहार पर्वों पर मिलने वालों की फोटो छापने वाले चितेरे, किसी के मर जाने पर ढांढस बंधाने की बजाय उठावने के विज्ञापन लेने के लालाई चेहरे। दोस्तों ये सब तो मैंने भ्रष्ट पत्रकारों का दिखाया है मुखौटा, किंतु प्रत्येक पत्रकार नहीं होता है खोटा, सच्चा पत्रकार तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उज्जवल भविष्य का प्रतिबिंब है, घर घर तक फैलाता है हकीकत की रोशनी, जो जवाबदेही वह पारदर्शिता का निबंध है, जो जवाबदेही व पारदर्शिता का निबंध है। तो हे पत्रकार बंधुओं, आप तो हकीकत हो, तटस्थ हो, सच का हो आईना। हे पत्रकार बंधुओं, आप तो हकीकत हो, तटस्थ हो, सच का हो आईना, आप ही तो हो देश हित में लोकतंत्र का सच्चा आईना, आप ही तो हो देश हित में लोकतंत्र का सच्चा आईना। आप लोगों को कैसी लगी कविता दोस्तों? मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस वीडियो को आप अभी शेयर करते चलें ताकि दूसरे लोग भी हंस सके, आनंद ले सकें। आज की शाम को और सुहानी करते हैं। कई बार दोस्तों स्थितियां ऐसी हो जाती है कि समझ में नहीं आता क्या करें, ऐसी कई बार स्थितियां हो जाती है। अभी आपने सुना होगा देश के अंदर कई ऐसी घटनाएं चलती रहती है। अभी वो विजय माल्या जी पैसे लेकर गए, पैसे लेकर भाग गए तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद में वो मोदी जी पैसे लेकर भाग गए, नीरव मोदी जी पैसे लेकर भाग गए पीएनबी बैंक वालों के, तो पीएनबी बैंक वालों ने उसको लेटर लिखा कि हमारे पैसे लौटाओ, तो नीरव मोदी ने संस्कृत में श्लोक लिखकर भेजा। पूरे देश के अंदर मेरी ये बात वायरल हुई जो मैं आप लोगों को आज टॉक के सितारे कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, सुनना और मजे लेना। तो पीएनबी बैंक वालों ने, पंजाब नेशनल बैंक वालों ने नीरव मोदी को लेटर लिखा कि हमारे पैसे लौटाओ, तो नीरव मोदी ने संस्कृत में श्लोक लिखकर भेजा। और संस्कृत का श्लोक आपके समझ में आ जाए तो मजे लेना और वीडियो को शेयर करना। नीरव मोदी ने लिखा पंजाब नेशनल बैंक वालों को कि त्वम जो उखाड़तम वो उखाड़ लेहिम, अहम गच्छामि मुद्रा वापसी कदापि न अपेक्षामि, अहम गच्छामि मुद्रा वापसी कदापि न अपेक्षामि। तब आपके आनंद को बढ़ाने के लिए एक और कविता हास्य की मैं आप लोगों को सुनाता हूं। दोस्तों आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो शेयर करें ताकि नई नई प्रतिभाओं को ध्यान चले कि ये कार्यक्रम चल रहा है। ये एक टैलेंट को खोजने का अवसर है दोस्तों, टॉक के सितारे कार्यक्रम के माध्यम से आप भी जुड़िए, वीडियो को शेयर करिए, तब मैं आपको आइए इस हास्य की महफिल को और आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूँ। कई बार स्थितियाँ ऐसी हो जाती है जिनको देख कर ही मजा आता है दोस्तों। मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, आप सुनना और मजे लेना। एक आयोजक ने, रमेश कुमार सैनी सर, आपका कमेंट्स आया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस वीडियो को आप अभी शेयर करें अपनी आईडी से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनिए, एक आयोजक ने टल्ली कवि सम्मेलन करवाया। टल्ली का मतलब तो आप सब लोग जानते ही हैं, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग प्रैक्टिकल लोग हैं। एक आयोजक ने टल्ली कवि सम्मेलन करवाया जिसमें देश के गिने चुने 5 टल्ली कवियों को बुलवाया क्या भाई साहब, मंगवाया। एक आयोजक ने टल्ली कवि सम्मेलन करवाया जिसमें देश के गिने चुने 5 टल्ली कवियों को बुलवाया क्या भाई साहब, मंगवाया। कवियों का जब मंच पर जाने का नंबर आया तो 4-4 आदमियों ने टांगाटोली करके उनको मंच पर पहुंचाया। कवियों का जब मंच पर जाने का नंबर आया
तो 4-4 आदमियों ने टांगा टोली करके उनको मंच पर पहुंचाया। पहले महाकवि तो ज्यों ही मंच पर पहुंचे ठेठ, पहले महाकवि तो ज्यों ही मंच पर पहुंचे ठेठ, हाथों हाथी गए लेट। पहले महाकवि तो ज्यों ही मंच पर पहुंचे ठेठ, हाथों हाथी गए लेट। दूसरा टल्ली भी कुर्सी पर बैठा ही था, आंखें नीचे, बैठते ही कुर्सी ऊपर और टल्ली नीचे। दूसरा टल्ली भी कुर्सी पर बैठा ही था, आंखें नीचे, बैठते ही कुर्सी ऊपर और टल्ली नीचे। उसकी तो दशा और दिशा दोनों ही फिर गई, उसकी तो दशा और दिशा दोनों ही फिर गई। उसने सोचा रे अपनी सरकार तो सोनिया की सरकार की तरह गिर गई, उसने सोचा रे अपनी सरकार तो सोनिया की सरकार की तरह गिर गई। तीसरा टल्ली तो टल्लीपन के लिए कुछ ज्यादा ही था उतारू, तीसरा टल्ली तो टल्लीपन के लिए कुछ ज्यादा ही था उतारू। एक केटली में साथ ही लेकर आया था मंच पर दारू, एक केटली में साथ ही लेकर आया था मंच पर दारू। उसने केटली से इनक्लोथ लड़की को मुंह तक कर रखा था फिट, उसने केटली से इनक्लोथ लड़की को मुंह तक कर रखा था फिट, और कह रहा था मुझसे ज्यादा कौन टल्ली कवि हो जाएगा हिट, और कह रहा था मुझसे ज्यादा कौन टल्ली कवि हो जाएगा हिट। चौथे टल्ली का तो उससे भी बुरा हाल था, चौथे टल्ली का तो उससे भी बुरा हाल था। आते ही बोला हम आ गए शान से, हालांकि हमारे निमंत्रण तो पिछले साल था। चौथे टल्ली का तो उससे भी बुरा हाल था, आते ही बोला हम आ गए शान से, हालांकि हमारे निमंत्रण तो पिछले साल था। पांचवें कवि ने भी नहीं छोड़ी थी कोई कसर, पांचवें कवि ने भी नहीं छोड़ी थी कोई कसर, उस पर भी था दारू के महाप्रकोप का असर। जैसे तैसे संचालन के लिए वो माइक तक गया, जैसे तैसे संचालन के लिए वो माइक तक गया। इतने में कवि सम्मेलन में मोड़ आ गया नया, खुद आयोजक जी लहराते हुए मंच पर आए, खुद आयोजक जी लहराते हुए मंच पर आए। अपने साथ 5 मालाएं लाए, मालाएं फैली फैली थी। और अगली पंक्ति आपको आनंद आ जाए तो मुझे बताना दोस्तों। खुद आयोजक जी लहराते हुए मंच पर आए, अपने साथ 5 मालाएं लाए, मालाएं फैली फैली थी। 2-2 फूलों के बीच एक एक दारू की थैली थी, मालाएं फैली फैली थी, 2-2 फूलों के बीच एक एक दारू की थैली थी। मोमेंटो पर भी टल्ली कवि सम्मेलन का पूरा साया था, मोमेंटो पर भी टल्ली कवि सम्मेलन का पूरा साया था। मोमेंटो के रूप में वो एक एक दारू की बोतल लाया था, मोमेंटो के रूप में एक एक दारू की बोतल लाया था। आयोजक ने कवियों के ही नहीं, आयोजक ने कवियों के ही नहीं, श्रोताओं के टल्ली होने की व्यवस्था भी कर रखी थी भयंकर। भाई साहब दारू के साथ खड़ा करवा दिया एक पानी का भी टैंकर, भाई साहब पानी के साथ खड़ा करवा दिया एक दारू का भी टैंकर। तभी पीछे बैठे टल्लियों से बोला एंकर, यार तूने एक पैक ज्यादा पिला दिया, यार तूने एक पैक ज्यादा पिला दिया, मुझे तो सारे सुनने वाले तिरछे पड़े दिखाई दे रहे हैं, यार तूने एक पैक ज्यादा पिला दिया, मुझे तो सारे सुनने वाले तिरछे पड़े दिखाई दे रहे हैं। वो बोला तुझे तिरछे पड़े दिखाई दे रहे हैं, यार आज तो मुझे भी सुनने वाले खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये सुनते ही संचालक ने कहा, ये सुनते ही संचालक ने कहा, लगता है आप दोनों अपनी यादाश्त भूल आए हैं। अरे मूर्खों अभी तो सुनने वाले नहीं आए हैं, लगता है आप दोनों अपनी यादाश्त भूल आए हैं। अरे मूर्खों अभी तो सुनने वाले नहीं आए हैं। ये सुनते जो सबसे ज्यादा टल्ली था उसने मुंह खोला और संचालक से बोला, लगता है संचालक महोदय आपकी बुद्धि को भी शनि महाराज जकड़े हैं, जब कोई नहीं आए तो इतने सारे कौन खड़े हैं। संचालक ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब आज तो आपने भी ज्यादा ही पी लिया है, ध्यान से देखो ये सुनने वाले नहीं टेंट की बल्लियां हैं। भाई साहब आज तो आपने भी ज्यादा ही पी लिया है, ध्यान से देखो ये सुनने वाले नहीं टेंट की बल्लियां हैं। क्या बताऊं दोस्तों वो रात, क्या बताऊं दोस्तों वो रात बिना कवि सम्मेलन के ही बीत गई। उस रात मुझे पता चला कि आदमी से शराब जीत गई, आदमी से शराब जीत गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों मेरे पास। कवि प्रदीप जी सर का कमेंट्स आ चुका है और कवि
मुकेश तिवारी सीखवाल भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा आज का कार्यक्रम? आप कमेंट्स अवश्य करें, इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों, कि कवि प्रदीप पंवार फेसबुक पेज को आप लाइक करें, ज्वाइन करें, ताकि ये कार्यक्रम दूसरे लोगों तक पहुंच सके, आप भी देख सकें। हर रविवार को एक नई प्रतिभा, एक शख्सियत, एक हस्ती से आप मिलेंगे। आपको बहुत आनंद आने वाला है। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाल कर इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए। अब आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो भेजें, अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ें। मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आप रहे तो मैं फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम से जुड़े कवि राजकुमार दमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूसरे लोगों को प्रेरित करें। और प्रदीप जी पंवार की इस बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत इस पहल टोंक के सितारे कार्यक्रम में मैं सूरत अजनबी आप सब लोगों से विदाई लेता हूं। और कवि प्रदीप जी पंवार सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने टोंक के सितारे कार्यक्रम में मुझे शामिल किया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे।